हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल सुभद्रा क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें 3.1 तुम्हारी कंप्लीट होगी। आज हम लोग 3.2 के बारे में बात करेंगे। 3.1 में हमने ये देखा कि अगर दो इक्वेशन दी गई है, दो समीकरण दिए गए हैं, तो उनका स्वरूप कैसा होगा, वो किस तरह के होंगे, उनके जो हल होते हैं वो किस तरह के हल होंगे, वो कितने हल रखते हैं, एक रखते हैं या एक भी नहीं रखते हैं, बहुत सारे रखते हैं। इसके बारे में बात की थी। उसको हम कैसे समीकरण को देख के कैसे बता सकते हैं कि इस समीकरण युग्म के कितने हल होंगे। ठीक, ये समांतर होंगे या संपाती होंगे या एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, इसके बारे में बातचीत की थी। अगर आप लोगों को नहीं पता तो इसके पहले वाले दो वीडियो जाकर देख लीजिए, चीज़ें समझ में आ जाएंगे। आज हम उसके आगे से देखेंगे। आज हम वो देखेंगे कि अभी तक तो हमने सिर्फ ये पता किया था कि इस समीकरण के हल कैसे होंगे, किस तरह के हल होंगे। किस तरह के हल का मतलब मेरा है कि उस समीकरण के हल सिर्फ यूनिक, अद्वितीय। अद्वितीय मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ एक हल, एक ही हल होगा, इसके बाद कोई हल उसका नहीं होगा। उसे वो बोलते हैं अद्वितीय हल या यूनिक हल। उसका भी रिलेशन मैंने बताया था। ठीक, दूसरा मैंने बताया था कि अगर रेखाएं संपाती हैं, ठीक, देखने के लिए वो रेखाएं दो होती हैं, देखने के लिए उनके दो समीकरण युग्म होते हैं, लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो एक ही समीकरण वो होता है। तो उसके बारे में बातचीत की थी। ऐसी रेखाओं को संपाती रेखा बोलते हैं। दो युग्म हैं, अगर उनके हल सेम टू सेम है, यानी कि बहुत सारे हल, एक से ज्यादा हल है तो वो बहुत सारे हल में जाता है। ठीक, और अगर एक से ज्यादा हल हैं तो वो, अगर या तो समीकरण का एक हल होगा, या तो समीकरण का एक भी हल नहीं होगा, या फिर समीकरण के बहुत हल होंगे। दो हल नहीं हो सकते हैं। अगर दो रेखाएं हैं, दो रेखा युग्म है, तो ये चीज आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि या तो उसका एक हल होगा, या कितना, एक हल होगा। ठीक, या उसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, या अपरिमित हल। ठीक, या एक हल। अब बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है, दो ही हल हो सकते हैं? नहीं, दो हल होंगे वो इसमें ही आ जाएंगे। इसमें दो हल का मतलब, अगर समीकरण के दो हल हैं तो उसका तीन भी होंगे, चार भी होंगे, पांच भी होंगे, बहुत सारे हल हो जाएंगे। बहुत सारे हल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे वो चीजें भी तुम्हें बता देता हूं। देखो, चीजों को रटने से अच्छा है कि उनको समझ के हम लोग पढ़ें। आप लोग क्या करते हो कि ये सिर्फ आप सबकी बात है, ज्यादातर बातों में अगर 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों में कम से कम 98 बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ क्वेश्चन देखते हैं, बस लगाना चालू करते हैं, वो मेथड को रट लेते हैं, समझते नहीं है। अगर उनसे बोल दिया जाए कि प्रतिस्थापन विधि से लगाओ, अभी तुमने एक्सरसाइज पढ़ी, ठीक, आज तुमने सपोज दैट आज तुमने ये चैप्टर खत्म कर लिया, 2 दिन में तुमने खत्म कर लिया। इसके बाद 15 दिन बाद अगर इस चैप्टर के तुम्हें सवाल दिए जाएंगे, तुम नहीं लगा पाओगे, या तुमसे इसके बारे में पूछा जाएगा, तुम नहीं बता पाओगे। जो रिलेशन होता है a1/a2 is not equal to b1/b2, a1/a2 equal to b1/b2 is not equal to c1/c2, a1/a2 equal to b1/b2 equal to c1/c2। मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि 10 दिन बाद तुम ये भूल जाओगे। हो सकता है कुछ लोग तो उसी दिन भूल जाए। भूलते हो, वजह सिर्फ एक है, चीज़ों को रटना। हम चीज़ों को नहीं समझते हैं तो भूलते हैं, चीज़ों को समझते हैं लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। अगर भूल भी गए तो ये चीज़ें तुम्हारे सामने से गुजरेंगे, तुम्हें सारी जो बातें हैं वो रिकॉल हो जाएंगी, पुरानी बातें सारी की सारी याद हो जाएंगी, मेमोरी तुम्हारी ताजी हो जाएगी, चीज़ें समझ लो। लेकिन रटोगे तो नहीं समझ पाओगे, कुछ दिन बाद भूल जाओगे, तुम्हें ये भी नहीं पता रहेगा कि इस तरह की चीज़ें हमने कभी पढ़ी भी थी। वो वजह है रटना। चीज़ों को रटने से अच्छा है उनको समझ के पढ़ो। कैसे समझ के पढ़ते हैं, देखो, एक हल होने का मतलब होता है कि रेखाएं, अगर एक रेखा ये है, समीकरण इसका एक दिया गया, तो दूसरी रेखा ये, तो जहां पर दोनों मिलने इसका मतलब एक हल है। हल का मतलब क्या होता है, इसके पहले भी मैंने बताया था, ब्रीफ में भी बता देते, 2-5 मिनट का टाइम लेकर के। हल का मतलब ये होता है कि अगर कोई समीकरण दिया गया है तुमको, सपोज दैट तुमको ये समीकरण दिया गया 3x, सपोज दैट तुमको ये समीकरण दिया गया x + y = 40, इसके बहुत सारे हल हैं, इसके बहुत सारे। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक और एक रेखा है, इसमें कोई भी पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट होंगे, इसमें तुम x का सिर्फ और सिर्फ एक है। अगर रेखा एक है, इसके बहुत सारे। क्यों?
क्योंकि कोई भी रेखा होती है वो इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनी होती है और उन पॉइंट का एक मान होता है। तो इसमें बहुत सारे बिंदु हैं, वो सारे बिंदु इसके हल हैं। यानी कि हल का मतलब क्या होता है? हल का मतलब ये होता है एक्स वाई के वो मान जिनको समीकरण में रखने पर समीकरण का दोनों पक्ष बराबर हो जाए, ये होता है समीकरण का हल। ये होता है, बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता होगा हल क्या होता है, बस रट लिया है। हाँ, 3 2 समीकरण का हल है। अरे हल है, हल की मीनिंग क्या है, क्या समझोगे उसको? तो हल का मीनिंग होता है कि x और y के ऐसे मान जिनको अगर उस समीकरण में रख दिया जाए तो उनका दोनों पक्ष बराबर हो जाए। जैसे कि x बराबर यहाँ से मैंने 8 ले लिया और y बराबर 6 ले लिया, रखो यहाँ पर, दोनों तरफ 14 14 हो जाएगा, 8 + 6 और कितना है 14 होगा। इधर देखो इनको जोड़ो, 14 बराबर 14, दोनों पक्ष बराबर हो गए। ये होता है समीकरण का हल। ठीक, तो एक अगर समीकरण एक है तो इसके इनफाइनाइट हल होते हैं, क्योंकि ये रेखा बिंदुओं से मिल, कोई रेखा होती है वो कई पॉइंट से जुड़ जुड़ के बनती हुई जाती है, इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनी होती है रेखा। और वो पॉइंट कैसे होते हैं? रेखीय होते हैं, सीधी रेखा में होते हैं। ठीक, इसलिए वो रेखा होती है। अब ये 2 रेखाएं हैं, तो 2 रेखाएं अगर या तो इस रूप में है, ये वाला हो गया, या तो रेखाएं, अब देखो या तो उनका एक हल होगा ये वाला, कोई हल नहीं होगा, रेखा इस तरह से जा रही है, यानी कि यहाँ पर समांतर है रेखाएं। भाई जब दोनों रेखाएं मिल रही है, देखो इस पे कुछ पॉइंट रखे हैं, ये रखते हुए चले गए, हल्का होगा सुना ना, ये रखते हुए पॉइंट हम चले गए, इस पे कुछ पॉइंट इस पे रखे, कुछ पॉइंट इसमें रखे, ये सारे के सारे पॉइंट अलग अलग हैं। इनमें से कोई भी पॉइंट ऐसा है जो इस लाइन पे भी हो, इस लाइन पर भी हो, नहीं है ना? यानी कि x और y का ऐसा कोई भी मान नहीं जो दोनों पर, इसलिए इनका कोई भी हल नहीं है, निकलेगा नहीं हल। अब अगर बहुत सारे हल हैं, सपोज दैट एक लाइन ये है, इसी के ऊपर एक लाइन और खींच दी गई, तो वो जो अगर इस लाइन पर भी जो पॉइंट है वो उस पर भी, जो दोनों एक दूसरे के ऊपर है, तो जब एक दूसरे के ऊपर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बिंदु इस लाइन पे है वही जो इसके ऊपर एक लाइन है उस पर भी वही बिंदु है, क्योंकि दोनों लाइन एक तरह से हो गई आकर के। बातचीत समझ में? तो ये चीजें हो गई अगर, तो तुम्हें समझ में। अब मैंने तुमसे कहा था कि या तो उसका एक हल होगा, ये युग्म की बात होती है। युग्म क्यों? क्योंकि 2 लाइनों की हम बात कर रहे हैं, वही युग्म होता है, 2 लाइनें। युग्म मतलब 2 पेयर, जोड़ा, युग्म मतलब जोड़ा होता है। ठीक, तो जोड़े की बात हम कर रहे हैं। अगर सिर्फ रैखिक समीकरण की बात की है तो एक रैखिक समीकरण हो गया वो। युग्म का मतलब रैखिक समीकरण 2 हमने ले लिए। ठीक, यहाँ तक इतनी बात समझ में आई आप लोगों को क्या होता है क्या नहीं होता? चलो, मैंने बताया था कि एक हल होगा या तो लाइन इस कंडीशन में होगी, कोई हल नहीं होगा तो इस कंडीशन में होगी, ये होगा। अब देखो एक हल या अपरिमित हल कैसे? देखो कोई लाइन होती है वो 2 पॉइंट से मिलकर बनी होती है, जैसे ये लाइन होगी, अब दूसरी लाइन होगी, 2 पॉइंट मतलब पॉइंट तो उसमें बहुत सारे होते हैं, लेकिन लाइन बनाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट चाहिए हमें, तो ही वो लाइन कहलाएगी। अगर पॉइंट एक है तो फिर वो पॉइंट कहलाएगा, और लाइन खींचना तो मिनिमम 2 पॉइंट होने चाहिए। भाई ये खींच दिया तो कि ये लाइन है? नहीं, इसको हम पॉइंट कहेंगे। अगर इसको लाइन बनानी है तो इसकी लेंथ थोड़ी बहुत बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ी बहुत बढ़ाने मतलब क्या, एक पॉइंट इसके बगल में और ऐसे रखना पड़ेगा, अब ये लाइन बन पाई। तो कम से कम कितने पॉइंट होने चाहिए? 2 पॉइंट होने चाहिए मिनिमम, और ज़्यादा से ज़्यादा बहुत, अनफाइनाइट बोल सकते हो, अपरिमित बोल सकते हो, तो वही उसके हल होते हैं। तो या तो वो एक हल होगा, 2 हल कैसे नहीं होंगे? क्योंकि देखो अगर रेखा ऐसे खींच दी मैंने, एक रेखा ऐसे खींच दी जा करके, तो इसमें मिनिमम तो 2 पॉइंट हो गए, और ज़्यादा से ज़्यादा बहुत पॉइंट मान सकते हैं, कम से कम 2 पॉइंट, मैक्सिमम की तो बात ही नहीं कर सकते, इतने हो सकते हो, इसमें तुम काउंट नहीं कर सकते हो। ये हो गई। अब अगर 2 पॉइंट की हम बात करें तो कोई रेखा सीधी जाती है, तो या तो उसकी गुजरेगी तो एक ही पॉइंट से गुजरेगी। भाई कोई रेखा 2 पॉइंट से मिलकर बनी होती, अगर उसका एक सा यहाँ तो दूसरा यहाँ होगा, तो एक पॉइंट वो कॉमन होगा, एक तो बाहर होगा, तो या तो उसके एक पॉइंट कॉमन होगा या तो फिर बहुत सारे पॉइंट कॉमन होंगे, और या तो एक भी नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है कि ये 3 कंडीशन इसकी बनती हैं, या तो एक हल होगा, या तो कोई हल नहीं होगा, या तो अपरिमित हल होंगे। इतनी बात समझ में? अब हम बात कर रहे थे
इतनी बात तुम्हें समझ में आई होगी, हल का मतलब तुम समझ गए हो कि हल किसे कहते हैं। ठीक, नहीं समझ पाए तो ये चीज़ एक बार पढ़ लेना। और हाँ, वीडियो अगर तुम्हें क्लियर नहीं दिखाई दे रहा तो ज़रूरत है आपको अपनी वीडियो क्वालिटी बढ़ाने की, यानी कि उसको 1080 पे या 720 पे देखिए, चीज़ें साफ दिखाई देंगी। चलो अब क्वेश्चन समझते हैं, कुछ मेथड देखते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो चीज़ों को रटने से अच्छा है कि उनको समझ के पढ़ो, रटो नहीं। एक बच्चे से मैंने पूछा कि हल क्या होता है, तो उसने बताया कि नहीं पता। उसको क्वेश्चन दिया, उसने क्वेश्चन लगा दिया। समीकरण क्या होता है नहीं पता, 3.2 उसने सॉल्व कर दी पूरी, 3.1 सॉल्व कर दी। लेकिन जब उससे पूछा समीकरण क्या होता है, उसका मुंह बंद। हल किसे कहते हैं, समीकरण के हल का मतलब क्या है, क्या तात्पर्य, आप क्या समझते हो उससे, नहीं मालूम उसको। तो चीज़ें क्या रटी हुई, स्कूल में तुम जाते हो तो सीधे एक्सरसाइज खोल के तुम एक्सरसाइज बताते हैं, चीज़ें नहीं बताते हो, और कहीं ना कहीं वो चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं करके। इसलिए मेरा मतलब यही है कि चीज़ें समझ के पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, मज़ा आएगा। अगर मैथ का डर भगाना है, किसी भी सब्जेक्ट का डर भगाना है, तो उसको समझना बहुत जरूरी होता है। तो देखो तुम्हारे सिलेबस में ये दो है, तीसरा है, एक तीसरा भी होता है ग्राफी विधि, आलेखी विधि जिसे बोलते हो। ठीक, ये आलेखी विधि। ठीक, हम आज बात करेंगे इसकी, प्रतिस्थापन विधि होता है। देखो जैसे नाम से समझ में आ रहा है प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन मतलब होता है कि एक की जगह दूसरे को स्थापित कर देना। ठीक, तो आज हम इसको पढ़ेंगे, कल इसको पढ़ेंगे, एक दिन इसको पढ़ लेंगे। ठीक, तो आज हम प्रतिस्थापन विधि को यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में बात करेंगे। चलो, समीकरण तुम्हें ये दिया गया है कि x + y = 14 एंड x - y = 4 को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है, उसमें विधि को मेंशन करता है, वो तुमसे कहता है कि इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करो, तो तुमको प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है, तो ही नंबर मिलेगा। अगर उसने कह दिया इसको विलोपन विधि से हल कीजिए, तो उसको विलोपन विधि से ही हल करो। ग्राफी विधि कह रहा तो ग्राफी विधि, जिस विधि से वो कह रहा है उससे ही हल करो। अगर क्वेश्चन में उसने विधि नहीं मेंशन की है, तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, तुम किसी भी विधि से हल कर सकते हो, तुमको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ठीक, चलो x + y सोल्यूशन लिखते हैं। हमें दे दिए x + y = 14 समीकरण नंबर 1, और x - y = 4 समीकरण नंबर 2। इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो हम यहाँ से ले लेते हैं समीकरण 1 से क्या x + y = तुम्हें 14 दिया गया, हमने x का मान यहाँ से निकाल लिया, तो x बराबर हो जाएगा 14 - y। देखो यह है प्रतिस्थापन विधि का मतलब, तुम्हें समझा रहे हैं। प्रतिस्थापन विधि का मतलब ये बताया मैंने कि किसी की जगह दूसरे को स्थापित कर देना, यानी उसको हटा देना, उसी दूसरी चीज को रख देना, लेकिन उसका मान उतना ही होना चाहिए, मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक, जो मान होता है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आना चाहिए। अब x का मान, अब जब समीकरण 1 से मैंने निकाला है, मान हमने कहां से निकाला, समीकरण 1 से, अब रखेंगे किसमें, समीकरण 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 से देखो, ये x की वैल्यू सेम है, जो x की वैल्यू यहाँ होगी वही यहाँ होगी, जो यहाँ y की वैल्यू वही यहाँ पर होगी, इसीलिए हमने 1 से निकाला और दूसरे में रख दिया। ठीक, तो हमने निकाला किससे था, समीकरण 1 से, x + y 14, x पर हमने ये मान निकाले, x को इधर रखा, y को उधर ले। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, ये यहाँ रखो, तो तुमने लिया था x - y = 14, यानी 4। ठीक, अब x की वैल्यू कितनी है, 14 - y, रख दो इसकी x की जगह 14 - y, ये x का मान हो गया -y = 4। तो यहाँ से देखो 14 - y = 4 हुआ। चीजें देखो, y को एक तरफ रखो, बाकी चीजों को एक तरफ ले, तो ये -y तो इधर होगा -2y, उधर ये 4 था, लेकिन ये इधर 14 है, उधर जाएगा तो -14 हो जाएगा, हो गया। यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा, देखो -10 बचा, और ये -2 इधर आएगा, गुणा में तो इधर भाग में -2 कर लिया, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए, तो y बराबर कितना, 2 × 5 = 10, 5 आया।
हमें y की वैल्यू मिल गई, लेकिन x की वैल्यू क्या हमें एक्चुअल मिली थी? नहीं, यहाँ पर x है y के फॉर्म में रखा है। ठीक, इसको समीकरण नंबर मैंने 3 मान लिया था सपोज है। ठीक, अब देखो y बराबर 5 समीकरण 3 में रखना चाहो तो तुम एक में भी रख सकते हो, दो में भी रख सकते हो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक, चाहो तो इसमें रख लो, कहीं भी y जहाँ लिखा वहाँ कहीं कहीं भी रख दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो हमने यहाँ लिया तो x बराबर इसमें इसलिए रख रहे हैं, देखो जो ये लिखा है वही तो समीकरण ये लिखा है, जो ये है वही ये, तो कहीं भी रख दो, चाहो तो इसमें रख लो, चाहो तो इसमें रख लो, और चाहो तो तुमने निकाला इसमें रख लो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा। बराबर 14 और y की वैल्यू 5 है तो -5, तो x बराबर कितना होगा 9 आया ये। ठीक, दिए गए समीकरण का हल क्या है? x बराबर 9 एंड y बराबर 5, ये आंसर होगा। इस तरह से तुम्हें आंसर लिखना अगर एग्जाम में नंबर लाने हैं तो चीजें समझ में आई। यहाँ तो तुम समझ गए हो कि प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है। हमें दो समीकरण दिए जाते हैं, उन दो समीकरण में चाहो हमने यहाँ x का मान निकाला y के फॉर्म में, यही प्रतिस्थापन विधि होती है। मतलब अब देखो प्रतिस्थापन मैंने क्या कहा था, प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक की जगह दूसरे को रखना। इस समीकरण में हमने यहाँ से x का मान निकाल लिया, ये आएगा भाई x प्लस वाई का जो 14 है, तो हमने y को इधर कर लिया तो x की वैल्यू ये हो जाएगी। अब इस वैल्यू को हमने समीकरण 2 में जहाँ x रखा, x बराबर ये है, तो x का जहाँ जहाँ मान है, जहाँ x रखा हमने उसकी जगह x की वैल्यू ये रख दी, चूंकि दोनों की वैल्यू बराबर है तो हमने यहाँ x रखा, तो अब ये रखा है यहाँ पर, तो हमें ये वैल्यू y के फॉर्म में हो गई। यहाँ से y का मान निकाल लिया, जो y का मान आया था वो हमने इसमें रख लिया, यहाँ से x का मान होगा, तो ये होती प्रतिस्थापन भी। ठीक, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं, इजी है, समझ के रखो। अब बात ये आती है कि मैंने तुमसे कहा था कि अगर दो अननोन वैल्यू है, दो अननोन वैल्यू कैसे होगी, एक x और एक y है। अगर अज्ञात वैल्यू दो हैं तो उसको ज्ञात करने के लिए हमें दो समीकरण की जरूरत पड़ेगी। अगर अज्ञात वैल्यू एक है तो एक समीकरण की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर दो समीकरण थे, एक ये और एक ये, अज्ञात वैल्यू भी दो है। अगर समीकरण एक ही होता है, x प्लस अगर 14 होता, एक समीकरण अगर है तो एक समीकरण से तुम एक्चुअल मीनिंग दोनों की नहीं निकाल सकते, एक्चुअल वैल्यू नहीं निकाल सकते, एक को अपनी तरफ से मानना पड़ेगा, दूसरे की वैल्यू आ जाती है उससे। ठीक, लेकिन यहाँ समीकरण दो है, इसलिए जो भी वैल्यू आएगी x और y की एक्यूरेट मीनिंग आएगी, एक्यूरेट वैल्यू आएगी, जो वैल्यू है वो रियल वैल्यू आएगी उसकी। हमने यहाँ से x का मान रखा, x का मान y के फॉर्म में निकाल लिया, उसको दूसरे में रख दिया, वैल्यू निकल आई। ठीक, एक क्वेश्चन और लगाते हैं, चीजें समझ में आ जाएंगे। √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0 को प्रतिस्थापन विधि से हल करना। तो देखो प्रतिस्थापन विधि से हम कैसे हल करते हैं। हमने समीकरण ले लिया √2x प्लस √3y, रूट के बाहर है, ध्यान रखना, समीकरण नंबर 1 हो गया ये। ठीक, इसी तरह से √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक, अब यहाँ देखो समीकरण 1 से क्या, 1 से √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, x की वैल्यू अगर यहाँ से निकालोगे तो √2x बराबर माइनस का √3y, हमें एक x की वैल्यू निकालनी है तो एक को बाकी उधर ले जाओ। अब x की वैल्यू चाहिए तो √2 भी हटाना है, तो x बराबर हमने लिख लिया माइनस का √3 अपॉन में √2 इंटू वाई, यही तो होगा। या इसको ऐसे कर सकते हैं, माइनस वैल्यू आएगी ये चीज, प्लस का था उधर माइनस है, या √3/2 पूरे के पूरे नीचे, इस तरह से y कैसा नेगेटिव, ये x का मान आ गया। ठीक, प्रतिस्थापन मतलब अब हम ये x की वैल्यू इसकी जगह रख देंगे, ये प्रतिस्थापन मतलब होता है। तुम चाहो तो y के निकाल सकते, तो इसको उधर ले आते, तो यहाँ पर हमने x का मान निकाला, तुमने y का मान निकाल लेते, जिसका मान चाहिए था उसका निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हम तुम्हें x का मान निकाल के बता रहे हैं, तुम y का मान पहले निकालना, y का मान फिर यहाँ रखना। अब ये समीकरण नंबर 3 मान लो। ठीक, समीकरण या x का मान
x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, हमने समीकरण 1 से वैल्यू निकाली है समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, समीकरण 2 में रखने पर हमने जो x का मान निकाला वो समीकरण 1 से निकाला, इसलिए अब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे ना कि 1 में रखेंगे। 1 से मान निकालते हैं 1 का और दूसरे में उसको रख देते हैं। तो समीकरण 2 क्या है, √3x माइनस √8y बराबर 0। रूट x की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर रखो √3 इंटू x की जगह रख लो माइनस का √3 बटे 2y माइनस √8y इक्वल टू 0। ठीक, चीजें देखो यहाँ, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस चिन्ह, ये बाहर ले लिए, गुणा किया इसका तो √9, 3 का 3 के साथ √9 और नीचे होगा √2 इंटू वाई माइनस √8y बराबर 0। ये चीज समझ, और 9 को हम लिख सकते हैं माइनस, तो यही रहा, 9 को लिख सकते हैं 3 और ये √2 ऐसे ही रहेगा, ये y हो गया माइनस का √8 हो गया, y हो गया बराबर 0। अब चीजें यहाँ से थोड़ा समझना, ये भिन्न है, 3/√2 ये भिन्न है और ये भिन्न नहीं है। ठीक, तो चीजें अगर भिन्न को हम सॉल्व करते तो उनके हर बराबर होने चाहिए। ठीक, तो यहाँ हर बराबर करने के लिए हमें इसका ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कर सकते कि चीज को कॉमन कर, या ऐसे करो, यहाँ से y कॉमन है ना, तो हमने y कॉमन कर लिया, तो देखो यहाँ माइनस का √3/2, सॉरी ये बचा 3/√2 माइनस का √8। अब चीजें समझ में आ रही होंगी और अच्छे से। अब देखो ये दोनों भिन्न अलग अलग होंगे। अब तुम्हें y की कंफ्यूजन था तो हमने y को पहले से ही बाहर निकाल लिए, तो ये 3/√2 ये बचा और यहाँ पर ये √8 बचा। ठीक, अब देखो एक भिन्न ये √8/1 1 लिख सकते हो, तो एक भिन्न ये एक भिन्न ये, भिन्न को हल करने के लिए वही रूल जो अच्छा 6-7 में तुमने पढ़ा है, उनके हर बराबर करो। तो हर बराबर करने में क्या होगा, √2 का इस वाले में ऊपर नीचे गुणा कर लो, तो ये होगा 3/√2 माइनस √8 अपॉन में √2 इंटू √2। कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। सॉल्व करो तो y बराबर हो जाएगा माइनस का 3/√2, यहाँ देखो माइनस का 16 हो जाएगा रूट के अंदर, 8 दूनी 16, ठीक, और नीचे √2 ये होगा बराबर 0। 16 को 4 लिख सकते हो, तो y बराबर हो जाएगा माइनस का 3/√2 और ये होगा 4/√2 हुआ बराबर 0। ठीक, चीजें नीचे नहीं दिख रही होंगी तो हम साइड में लिख देते हैं। ठीक, ये भी निगेटिव वैल्यू, ये भी निगेटिव वैल्यू, तो y बराबर हो गया, y की वैल्यू क्या हो गई, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 4 3 7 माइनस का 7/√2 इतने y बराबर 0। ठीक, वैल्यू 0 में थी। चलो ये चीज 0 हो गई, तो यहां से y का मान कितना आएगा, ये होगा 0 गुणा √2/7, वो भी कैसा, निगेटिव। लेकिन इसके साथ में किसी भी संख्या को गुणा करो वो 0, तो y बराबर 0 ही आएगा। ठीक है, अब जब y की वैल्यू 0 आई, अब यहाँ रखोगे तो ये भी 0 हो गई, तो x और y दोनों कैसे होगा, इसका वैल्यू रखो, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखो यहाँ पर, तो x बराबर माइनस √3/2 और y की वैल्यू रखो 0, तो 0 रखोगे ना इसकी जगह, तो ये भी 0 हो जाएंगे, यानी x बराबर ये भी 0। तो हल क्या है, x बराबर 0 एंड y बराबर 0, ये आंसर हुआ ना, यही समीकरण के हल हुए। अब चीजें यहाँ से भी समझ लेना, देखना, अगर किसी दो संख्याओं का योग 0 है, दो संख्याओं का योग 0 है, तो वो संख्याएं कैसी होंगी, या तो 0 होंगी। चीजें समझ लो कि कंफ्यूजन अगर तुम्हें हो कि सर दोनों वैल्यू 0 कैसे होती है, तो समझो पहले यहाँ पर चीजों को समझना थोड़ा गौर से। अगर ये लिखा है a + b = 0, तो इससे तुम क्या निकाल सकते हो,
दो संख्याओं का योग 0 कब होगा? क्या 2 + 3 इसको 0 लिख सकते हो? नहीं, ये 5 है, क्या ये 0 होगा? नहीं होगा। ये 0 कब होगा? जब ये भी वैल्यू 0 हो और ये भी वैल्यू 0 तो ही तो 0 आएगा। a बराबर भी 0 होना चाहिए और b बराबर भी 0 होना चाहिए तो ही 0 आएगा। या पहली कंडीशन तो ये हो गई, ठीक। दूसरी कंडीशन क्या होगी? यानी कि इसकी वैल्यू हम ले लें +1 और इसकी वैल्यू ले लें -1 तो भी 0 हो जाए, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो दो वैल्यू का योग, दो संख्याओं का योग 0 कब होता है? उसकी दो शर्त होती है। पहली शर्त, या तो वो दोनों संख्याएं 0 होनी चाहिए, दो संख्याएं या तीन संख्याओं का योग पूछा जाए तो या तो वो तीनों संख्याएं अलग अलग 0 होनी चाहिए तो ही तो 0 आएगा। जैसे a + b = 0, इसका मतलब a भी 0 होगा और b भी 0 होगा, पहली शर्त। यानी कि ये कंडीशन हो सकती है, कंफर्म है कि या तो ऐसा होगा या जितना मान इसका धनात्मक है उतना ही मान इसका ऋणात्मक होना चाहिए। क्योंकि धन एक से, जैसे +5, एक 5 है, a की वैल्यू 5 ले लो और b की वैल्यू -5, ऐसे ले लो। दो कंडीशन होगी। पहली कंडीशन तो ये। दूसरी कंडीशन क्या है? दोनों के मान बराबर हों, बशर्ते चिन्ह विपरीत हो। चिन्ह कैसा होना चाहिए? विपरीत होना चाहिए। जैसे कि एक तो ये हो गया, या तो दोनों के मान अलग अलग 0 हो। दूसरा ये हो गया, इसका अगर धन 1 है तो एक का ऋण 1 है। इसी तरह से अगर हम धन 5 कर लें एक का और दूसरे का ऋण 5 कर लें तो भी वो 0 आएगा। तो चीजें यहाँ पर होती हैं। इसलिए यहाँ पर x की वैल्यू अगर 0 आई तो y की वैल्यू ऑटोमेटिक 0 हो जाएगी, ठीक। अगर एक 0 हो तो दूसरा 0 हो जाएगा, क्योंकि इनका दोनों का योग कैसा? 0 के बराबर। इसमें दोनों का अंतर कैसा? 0 के बराबर है। तो अंतर हो या योग हो, ठीक। अंतर में दोनों का चिन्ह कैसे होना चाहिए? सेम होने चाहिए, क्योंकि वो अगर विपरीत चिन्ह को होगा तो एक माइनस दूसरे को प्लस कर देता है, ठीक। चलो, तो क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। ये एक समस्या है, एक स्टेटमेंट है। अभी तक तुम्हें क्या था? अभी तक तुम्हें समीकरण बना बनाया मिलता था, लेकिन अब समीकरण बना नहीं है। मैंने इसको स्टेटमेंट के तौर पर बोल दिया, बनाना तुमको है, ठीक। क्वेश्चन में क्या है? उसने बोल दिया है कि ये ऐसा है। अब x और y के फॉर्म में तुमको बनाना है। कैसे बनाते हैं? चलो ये चीज और देख लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। चलो, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। तो देखो बनाते कैसे हैं। सबसे पहले दो संख्याओं का अंतर उसने कहा। हम लोग पढ़ रहे क्या रहे? दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसका मतलब हमें दो चर, अगर कोई भी समीकरण बनाना वो दो चर के रूप में बनाना है। और यहाँ उसने कह भी दिया कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो हम यहाँ सबसे पहले तो संख्याएं माना संख्याएं x और y है, x और y है, ठीक। अब देखो दो शर्त उसमें दी है। एक तो शर्त तुम्हारी ये है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या है? कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक तो ये है, ठीक। चलो, तो प्रथम शर्त से ये क्यों लिखते हैं? क्योंकि दो शर्त दी गई है तो हमें बताना तो पड़ेगा एग्जामिनर को कि कौन सी शर्त हम ले रहे हैं। तो प्रथम शर्त से क्या है? प्रथम शर्त से दो संख्याओं का अंतर 26। अंतर कोई भी संख्या ले लो इनमें से, चाहे x - y कर लो या y - 6 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। x - y = 26। अंतर मतलब क्या है? x - y = 26। समीकरण नंबर 1। अब द्वितीय शर्त से, अब दूसरी शर्त है। पहली शर्त से तो समीकरण बन गया, द्वितीय शर्त से एग्जाम में ऐसे ही लगाने अगर पूरे नंबर लाने हैं तो। द्वितीय शर्त क्या? कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो पहली संख्या अगर x है, पहली संख्या x है, माना संख्या है x और y, तो पहली ये होगी दूसरी ये होगी। एक संख्या, कोई भी एक संख्या तुम ले लो, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो। तो तुमने चीज देखी होगी, क्या देखी है? यहाँ पर थोड़ा गौर करने की जरूरत है। अंतर दिया 26, लिख लिया मैंने। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो यहाँ पर देखो ये वैल्यू पॉजिटिव है, अंतर 26 है, ये वैल्यू पॉजिटिव। अंतर हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक। अंतर बोले
तुमसे अगर अंतर कह दे तो जब भी तुमसे कहेगा कि दो संख्याओं का अंतर बताओ तो तुम हमेशा क्या करोगे, बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या घटाओगे, तो जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, धनात्मक वैल्यू आएगा ना। क्योंकि अंतर का जब भी कहते हैं ना कि एक संख्या 10 है दूसरी संख्या 20 है, इनका अंतर बताओ, तो 20 से 10 घटाओगे, ऐसा करते हो। अगर मैंने तुमसे कह दिया कि 10 में से 20 घटाओ तो कितना आएगा, तो -10 आएगा। लेकिन अगर अंतर बोलते हैं तो हमेशा अंतर कहने का मतलब यही होता है कि बड़ी से छोटी को घटाना। तो उसने अंतर बोला है तो इसका मतलब क्या कि x - y मैंने लिया 26, इसका मतलब x बड़ी और y छोटी हो गई। बात समझ में आई? क्योंकि अंतर कहने में यही होता है कि बड़े से छोटे को ही घटाते हैं। हमने x - y लिखा इसलिए हमने मान लिया कि x बड़ी और y छोटी है। अब इसी चीज का यहाँ इस्तेमाल हो कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो कौन सी 3 गुनी? एक संख्या 3 गुनी है किसकी? दूसरी संख्या की। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी? x बराबर होगी दूसरी की 3 गुनी। ऐसे लिख लो, पहली संख्या, ऐसा लिखने से तुम्हें चीजें समझ में आ जाएंगी। पहली संख्या बराबर 3 गुना दूसरी संख्या, यही तो है। पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है। तो देखो पहली संख्या ये 3 गुनी, तो बड़ी कौन सी? ये कि ये सिर्फ अकेले इसके 3 गुने के बराबर है, तो ये संख्या बड़ी हुई और ये दूसरी संख्या छोटी हुई। यहाँ हमने x - y लिखा तो x बड़ी होगी और y छोटी होगी, चूंकि वैल्यू कैसी पॉजिटिव, तो ये बड़ी होगी। तो x बराबर दूसरी संख्या क्या? y, यानी कि x बराबर 3y। समीकरण नंबर 2 हो गया। चीजें समझ में? ये चीज मैं तुम्हें क्यों बताई, अगर तुम लिख देते कि y बराबर 3x तो चीजें गलत हो जाती, फिर वहां पर एक की वैल्यू निगेटिव आ जाती, दूसरी की वैल्यू निगेटिव। लेकिन यहाँ उसने अंतर बोल दिया, इसका मतलब हमने बड़े से छोटे को घटाया। सभी घटाते हैं, अगर अंतर बोला तो तुम्हें बड़े से छोटे को घटाना ही घटाना, तो हमने x - y लिया। इसका यहाँ से सीधा आंसर ये हो ही जाता है कि x बड़ी और y छोटी है, तो x इधर आएगी और y इधर आएगी, यानी पहली संख्या x हो जाएगी और दूसरी संख्या y हो जाएगी। अगर यहाँ हम y - x लेते तो यहाँ पर y होता और यहाँ पर x होता है। इतनी बात समझ में आई? चलो अब इनको हल भी करना, तुम्हें संख्याएं भी बतानी। तो संख्या बताने के लिए ये है ना, x का मान क्या? 3y। अब वो वैल्यू यहाँ रख दो, x का मान समीकरण 2 में समीकरण 1 में रखने पर, 2 से तो हमने निकाला ही है, समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि ये तो 2 है ही, तो ये मान इसमें रखेंगे। तो x की ये मान कितना रखना? 3y। समीकरण तो आता है x - y बराबर 26। रखो x की वैल्यू कितनी? 3y। तो हमने, क्योंकि हमारे ये दो यहाँ पर हम वैल्यू क्यों रखते हैं? क्योंकि यहाँ पर दो अननोन वैल्यू हो, समीकरण 1 हो रहा है, तो हम दूसरे वैल्यू को एक वैल्यू के फॉर्म में बदल देते हैं, जिससे कि एक समीकरण और एक ही तरह की अननोन वैल्यू हो जाती है। तो x की हमने रख दिया 3y, और ये भी हो गया -y बराबर 26। 3y में से एक y गया तो 2y बराबर 26। तो y बराबर कितना हो गया? 2 का भाग दिया ना, 26/2, तो y बराबर हो गया 13। अब देखो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का ये तुम्हें लिखना है, y का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दो। y बराबर 13 है, यहाँ रखो, समीकरण 2 यही था। तो x बराबर 3 गुणा 13, तो x बराबर 39, ये आ गया। अब आंसर में क्या लिखोगे? आंसर प्रथम संख्या यानी पहली संख्या x बराबर 39, दूसरी संख्या y बराबर 13, ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक, तो क्वेश्चन अगर स्टेटमेंट दिया तो हम किस तरह से बनाते हैं उस चीजों का विशेष ध्यान रखा, तो उस तरह का मैंने एक क्वेश्चन तुम्हें बता दिया। एक क्वेश्चन और बताता हूँ, समझो। क्वेश्चन तुम्हारे सामने कि 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर 24 को हल कीजिए। अब यहाँ तुमसे सिर्फ उसने कहा हल कीजिए, तुम किसी भी मेथड से हल कर सकते हो, चाहे तो विलोपन विधि से हल कर लो, ठीक है, चाहे प्रतिस्थापन विधि से हल कर लो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अभी हमने विलोपन विधि नहीं बताई, प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इसको प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे। उसके बाद उसने क्या किया कि यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो।
चलो तो पहले तो हमें y की वैल्यू निकालनी चाहिए। x और y की वैल्यू निकालेंगे तब तो हम यहाँ पर m की वैल्यू निकाल पाएंगे। यहाँ पर तीन चीजें अननोन है, 1 2, यानी कि y भी नहीं पता, m भी नहीं पता, x भी नहीं पता। ठीक, तो पहले तो हमें m का मान निकालना है अगर, तो x और y की वैल्यू निकालनी चाहिए, और x और y की वैल्यू हम इन समीकरण का यूज करके निकालेंगे, और फिर वो x और y के मान इसमें रख देंगे तो हमें m की वैल्यू पता हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हम x और y के मान निकालते हैं। तो x और y के मान निकालने के लिए क्या करते हैं कि 2x प्लस 3y बराबर 11। ठीक, यहां से हम निकाल लेते हैं, x का मान निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, प्रतिस्थापन विधि से पढ़ रहे हैं इसलिए प्रतिस्थापन विधि से ही इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक, चलो इसको ऐसे रहने दो, समीकरण नंबर 1 ले लिया। दूसरा 2x माइनस 4y बराबर 24, ये समीकरण नंबर 2 है। यहाँ से हम निकाल सकते हैं y x की वैल्यू अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा 24 माइनस प्लस 4y अपॉन में 2, होगा नहीं होगा। 24 में हमने इसको कम कर दिया तो ये होगा, फिर बाद में इसको क्या बटे में तो ये आएगा, तो 2 यहाँ पर हो सकता है क्या, 2 से इसको काटोगे तो 12 आएगा, और ये प्लस कितना आएगा 2 भाई, हो जाएगा ना। दोनों में कॉमन है तो देखो, दोनों में अगर कॉमन है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 24/2 प्लस 4y/2, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से 12 हो गया और यहाँ से 2 से ये 4 गया तो ये 2y हो गया। समीकरण नंबर 3, ये चीज समझ में आए। इसको अलग अलग करके इसीलिए लिख दिया जिससे तुम्हें चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक, अब यहाँ से देखो x का मान हमने किस समीकरण से निकाला था, ये 2 से, इससे निकाला तो 1 में रखेंगे x का मान। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रखो, यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा 2, और x का मान कितना 12 प्लस 2y रख दिया मैंने, प्लस 3y बराबर 11, चीजें रखो तो ये हो गया 24 प्लस 4y, इसमें गुणा कर दिया 24 प्लस 4y प्लस 3y बराबर 11। देखो ये 4y ये 3y तो हो गया 7y, इधर ये 11 माइनस 24 हो गया, होगा 11 माइनस 24 हो गया। यहाँ से अगर इसको कम करोगे तो ये कितना आएगा 13, कैसा माइनस का, तो y बराबर हो गया 13/7, ये आया ना। चलो y बराबर माइनस 13/7 समीकरण 1 में रखने पर, 3 में रख लो, 3 में रखने पर, क्योंकि 3 छोटा पड़ता है, यहाँ रखो तो x बराबर हो गया 12 प्लस 2 माइनस का 13/7, तो x बराबर हुआ 12, तो ये आया, इसको इसमें करोगे तो माइनस का 26/7। अब भिन्न को हल करो तो 84 माइनस 26/7 कम करो तो 14 में से 6 के 8 हो जाए ना ये, और यहाँ बचा 7, 7 में 2 के 5, ये आया x का मान। ठीक, x का मान आया 58/7। अब यहाँ से देखो x और y के मान हमें मिल गए, अब ये x और y का मान समीकरण इसमें रख दें, x तथा y का मान y बराबर mx प्लस 3 में रखने पर, हमें m की वैल्यू निकालनी है ना, रखने पर रखो, y की वैल्यू कितनी आई 13/7, तो यहाँ रखो माइनस का 13/7 बराबर m की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू कितनी है 58/7, ये रख दिया प्लस 3 इधर लाओगे तो होगा माइनस का 13/7, ये आएगा माइनस का 3, भिन्न बराबर करोगे तो 7 3 21, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं 21/7 बराबर m 58/7। दोनों निगेटिव वैल्यू हैं, इनको गुणा अगर इनको जोड़ोगे तो होगा माइनस, जोड़ो इनको तो ये तुम्हारे हो गए 34, है ना, 13 ये कितने 34 हो गए, कैसे निगेटिव वैल्यू और अपॉन में 7। अब ये वैल्यू इधर गुणा में तो इधर आएगी तो कैसी हो जाएगी 7/58 बराबर m, ये से ये चला गया, 2 से काटो इसको, 2 दूनी 4, 2 9 18, ये है 17, यानी वैल्यू m बराबर कितना होगा माइनस का 17/29, ये तुम्हारा आंसर हो गया, यानी वो m का ये मान है। ठीक, चीजें देख लेना, क्वेश्चन ऐसे लगेगा तो चीजें तुम्हें समझ में आई होंगी।
तो आज क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि उसी भिन्न के अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वो भिन्न 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। देखना, हमें भिन्न ज्ञात करने, तो भिन्न में अंश और हर होता है, यानी कि एक ऊपर होगा वैल्यू, एक नीचे वैल्यू होगी। यहाँ पर किसी में तुमको ये नहीं उसने मेंशन किया कि तुम्हें लगाना कौन सी विधि से है, तो इसको तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम किसी भी विधि से लगा सकते हो, लेकिन ग्राफिकल विधि से मत लगाना। ग्राफिकल विधि से लगाने में वैल्यू, चलो तुम्हें यहाँ पर लगाना है। तो हम अभी प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे हैं, तो प्रतिस्थापन विधि से इसको लगाएंगे। तुम चाहना तो इसको विलोपन विधि से भी लगा सकते हो, क्योंकि इसमें कहीं उसने मेंशन नहीं किया कि तुम्हें लगाना किस मेथड से है। तो ये तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी मर्जी पर डिपेंड करता है, तुम किसी भी मेथड से लगाओ, लेकिन भिन्न आनी चाहिए। तो चलो इस तरह क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम समीकरण बनाते हैं। तो समीकरण बनाओ। सबसे पहले भिन्न अपनी तरफ से मानो, क्योंकि हमें भिन्न नहीं पता है। माना भिन्न बराबर x/y। अब तुम्हें यहाँ अंश और हर लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हमने भिन्न लिख दिया तो ये पता होगा कि जो x है वो अंश है और जो y है वो हर है। अब देखो, प्रथम शर्त से, दो शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है? प्रथम शर्त से क्या है? पहली शर्त उसने लिखा कि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया। तो सबसे पहले भिन्न क्या है? x/y। ठीक, अब इसके अंश में 2 जोड़ो, तो अंश में हमने जोड़ा +2 हो गया। हर में 2 जोड़ो, इसमें हमने जोड़ दिया तो +2 हो गया। ये चीज आ गई, तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। चलो, तो 9/11 हो गई, हो गया, ये चीज हो गई। अंश में 2 जोड़ा, हर में 2 जोड़ा, तो वो 9/11 हो गई। इतनी बात समझ में आई? चलो आगे देखो। दूसरी शर्त को लगाने से पहले इसी चीज को हम थोड़ा और इजी कर लेते। तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यानी 11 का इसमें ऊपर नीचे, इसमें गुणा, इसको इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस तरह से। तो ये हो जाएगा 11x+2 और इधर हो जाएगा 9y+2। ठीक, क्योंकि दोनों में 2-2 जोड़ा है हमने। तो जब 2-2 जोड़ा तो इसको कर देंगे 11x। ठीक है, 11x + 22 बराबर 9y+18। एक्स वाई को एक तरफ कर लेते, बाकी चीजों को एक तरफ कर लेते। तो 11x - 9y बराबर 18 - 22। तो ये होगा 11x - 9y बराबर, माइनस की वैल्यू आएगी, वैल्यू कितनी आएगी? 4। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक, दूसरी शर्त क्या कह रहा? दूसरी शर्त से यदि उसी भिन्न में अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, तो 3 जोड़ोगे तो x+3 अपॉन में y+3। भिन्न कितनी हो जाती? 5/6। तो 5/6, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 6x + 18 बराबर 5y+15। एक्स वाई को एक तरफ करो, यह 6x - 5y, ये 15 - 18 हो गया। ठीक, चीजें यहां से देखो, ये कितनी? -3, समीकरण नंबर 2। ठीक, यहां से निकाल सकते हो तुम x की वैल्यू अगर चाहो तो विलोपन विधि से लगा दो या विस्थापन विधि से लगा दो। तो अगर विस्थापन विधि हमने पढ़ी अभी, तो विस्थापन विधि से अगर लगाएं इसको, तो अगर x की वैल्यू निकालोगे तो x बराबर हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा प्लस का 5y और पौन में 6। इतनी वैल्यू आएगी इसकी, x का मान। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि हमने 2 से निकाला इसलिए 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या? ये रखो 11, ये होगा -3 5y अपॉन में 6 माइनस का 9y बराबर -4। ठीक, ये करो, तो 11 का गुणा करोगे अंदर तो -33
ये करोगा तो 55y, इसको इसके साथ अगर गुणा कर लिया तो -54y, और ये फिर इधर आएगा तो -24। ये चीज समझ में, हमने हर बराबर कर लिया ना इसका, इस पहले 11 के इसमें ऊपर गुणा कर, फिर हर बराबर करेंगे तो इसका इसके साथ गुणा करेंगे नीचे, और इधर से जब 6 हटाएंगे तो इधर गुणा में आ जाएगा भाग में। तो यहाँ से देखा कि ये 55 है, ये 54, तो यहाँ y का एक बचा, सिंगल y बचा, बराबर -24 ये, और ये इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 33। तो y बराबर कितना बचा, 24 33, तो यहाँ पे कितना बचा, 9 बचा। ये आएगा y का मान। y का मान तुम किसी भी समीकरण में रख दो, y का मान चाहो तो इसमें रख लो, चाहो यहाँ पर रख लो, ठीक है। तो समीकरण 1 में रखने पर y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, 1 में रखने पर रखो 1 में, जब 1 में रखेंगे y का मान तो ये होगा 11x माइनस का 9, और 9 की जगह y का मान 9 रखेंगे ना, ये 9y रखेंगे, और यहाँ ये 9 तो ये होगा, एक ये y वाला 9, तो गुणा 9 बराबर कितना है, -4, ये भी गया -4, ठीक। तो ये होगा 11x माइनस का 81 और -4, ये जाएगा उधर तो 11x बराबर हो जाएगा ये -4, और ये जाएगा उधर का तो प्लस का 81 हो गया। तो ये हो गया 77 प्लस का, और ये x बराबर ये आएगा 11, तो ये x की वैल्यू हो गई 7। तो भिन्न क्या होगी, अभीष्ट भिन्न, अभीष्ट भिन्न बराबर हो गई x/y बराबर क्या हो गई, x की वैल्यू कितनी 7 और y की वैल्यू कितनी 9, तो 7/9, यही तुम्हारा आंसर हो गया। अब चला देखो 7/9 है तो क्या ये चीज है, दो जोड़ो, पहली शर्त के अनुसार से अगर आंसर और में 2 जोड़ देते तो 9/11 हो जाती, 2 जोड़ो, 7 में 2 जोड़ा 9 हो गए, और 9 में 2 जोड़ा 11, तो देखो हो गए 9/11। अब 3 जोड़ो तो 7 3 10 हो गए, और 9 3 12 हो गए, 10/12 करोगे तो 5/6 आ जाएगी, ठीक। तो इसका तो हमारा आंसर सही है। तो इसको हम ऐसे लगाते हैं, अगर भिन्न कह रहा है तो सबसे पहले भिन्न मान लेते हैं, फिर जो कह रहा है वो करते चले जाते। उसने कहा कि भिन्न अंश और हर में 2 जोड़ा जाए, तो हमने अंश में भी 2 जोड़ दिया और हर में भी 2 जोड़ दिया, और 2 जोड़ने के बाद भिन्न क्या हो जाती है 9/11, तो इसको हमने 9/11 के बराबर कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने एक समीकरण बना लिया, ठीक। तो दूसरी शर्त ले ली, उसने कहा सब में 3 जोड़ा जाता, तो हमने अंश में भी 3 जोड़ा और हर में भी 3 जोड़ा, और जोड़ने के बाद भिन्न कितनी हो जाती है 5/6, तो 5/6 के बराबर कर दिया। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल किया तो ये वैल्यू आ गई। इसके बाद मैंने यहाँ से प्रतिस्थापन विधि लगा दी, यानी कि x की वैल्यू निकाल ली, वो वैल्यू मैंने समीकरण नंबर 1 में रख दी, तो हमारा x का मान y का मान आ गया, और y का मान मैंने फिर समीकरण नंबर 1 में रखा तो हमारा x का मान आ गया। x का मान हमें मिल गया, तो हमें ये अंश है हमारा, ये हर है यहाँ माना था, तो भिन्न क्या होगी, x की वैल्यू ऊपर रखेंगे, y की वैल्यू नीचे रखेंगे, इसलिए 7/9 हमारी भिन्न हो गई, ठीक। तो आशा करता हूँ ये चीज तुम्हें समझ में आई होगी। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। 2 क्वेश्चन तुम्हारे इसमें बचे हैं, 3 क्वेश्चन 4 बचे हुए हैं, तो इनको लगाना। अगर क्वेश्चन तुम्हें आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना, क्वेश्चन बता देंगे, ठीक। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।